आज से कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर एक लफ्ज वायरल हुआ, नार्सिसिस्ट। और फिर ये लफ्ज हर जगह पहुंच गया। कोई कहता है मेरा एक्स नार्सिसिस्ट था, कोई कहता है मेरी मां नार्सिसिस्ट है, कोई कहता है मेरा बॉस नार्सिसिस्ट है। टिकटॉक पर लाखों वीडियोस हैं, हाउ टू स्पॉट अ नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट रेड फ्लैग्स, नार्सिसिस्ट अब्यूज सर्वाइवल गाइड। और ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया में आधे लोग नार्सिसिस्ट हैं और बाकी आधे उनके शिकार। लेकिन आज मैं आपको वो बताऊंगा जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताते, जो साइकोलॉजी की एक्चुअल रिसर्च कहती है और जो साइको रेमेडी की जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाना। क्योंकि गलत मालूमात गलत डायग्नोसिस पैदा करती हैं और गलत डायग्नोसिस असल मरीजों तक मदद नहीं पहुंचने देती और बेकसूर लोगों को लेबल कर देती हैं। आज की वीडियो 3 सवालों का जवाब देगी। पहला, नार्सिसिज्म असल में क्या है और क्या नहीं है। दूसरा, किसे वाकई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तीसरा, हमारे वो गलत ख्यालात जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये साइको रेमेडी है। नार्सिसिज्म असल में क्या है, शुरू करते हैं इब्तिदा से। लफ्ज नार्सिसिज्म आया कहां से? The term narcissism actually comes to us from ancient Greek mythology. It's named after the character Narcissus, who was known for his exceptional beauty. यूनानी माइथोलॉजी में एक नौजवान था, नार्सिसिस, जो एक दिन पानी में अपना अक्स देखकर उस पर आशिक हो गया और वहां से हिल न सका, यहां तक कि मर गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ की अलामत थी। 1898 में साइकोलॉजिस्ट हैवलॉक एलिस ने पहली बार ये लफ्ज साइकोलॉजी में यूज किया और फिर सिगमंड फ्रॉइड ने 1914 में इस पर पूरी थ्योरी लिखी। लेकिन समझने की बात यह है, फ्रॉइड ने कहा नार्सिसिज्म सिर्फ बीमारी नहीं, ये इंसानी डेवलपमेंट का एक जरूरी हिस्सा भी है। हर बच्चा नार्सिसिस्टिक पैदा होता है क्योंकि बच्चे को सिर्फ अपनी जरूरतें दिखती हैं। वो नहीं जानता कि दूसरों की भी दुनिया है और ये हेल्दी है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो दूसरों को भी देखना सीखता है। लेकिन कुछ लोगों में ये प्रोसेस अटक जाती है और वो एक डिसऑर्डर में डेवलप हो जाती है। तो नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम है। एक तरफ हेल्दी सेल्फ एस्टीम, वो यकीन कि मैं वैल्यूएबल हूं, मैं केपेबल हूं, ये जरूरी है, ये नॉर्मल है। दूसरी तरफ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहां ये यकीन इतना डिस्टॉर्टेड हो जाता है कि वो इंसान की जिंदगी और दूसरों की जिंदगी तबाह करने लगता है। नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बहुत कॉमन हैं, लेकिन क्लिनिकली डायग्नोस्ड एनपीडी काफी रेयर है। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 0.5% से 5% आबादी में एनपीडी पाया जाता है। यानी हर वो शख्स जो सेल्फी लेता है नार्सिसिस्ट नहीं, हर वो शख्स जो कॉन्फिडेंट है नार्सिसिस्ट नहीं, हर वो शख्स जो आपसे इख्तिलाफ करता है नार्सिसिस्ट नहीं। नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होना और एनपीडी होना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अब आते हैं असल डायग्नोसिस की तरफ। DSM-5 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये वो किताब है जो पूरी दुनिया के साइकियाट्रिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स यूज करते हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए। एनपीडी की डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि शख्स में एक परवेसिव पैटर्न हो, ग्रैंडियोसिटी का, एडमिरेशन की जरूरत का और एम्पैथी की कमी का, और ये पैटर्न अर्ली एडल्टहुड में शुरू हो और जिंदगी के मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट्स में मौजूद हो। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं, डायग्नोसिस के लिए इन 9 अलामात में से कम 5 होनी चाहिए। आइए ये 9 अलामात समझते हैं और साथ साथ समझते हैं कि हर अलामत का एक्चुअली क्या मतलब है। पहली अलामत, ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, यानी वो अपनी अचीवमेंट्स और टैलेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है। वो बगैर किसी अचीवमेंट के भी सुपीरियर ट्रीटमेंट की तवक्को करता है। लेकिन यहां समझें, ये सिर्फ बोस्टिंग नहीं है, ये एक डीप सीटेड बिलीफ है जो जेन्युइनली डिस्टॉर्टेड है। दूसरी अलामत, फैंटेसीज ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस, पावर, ब्रिलियंस। वो मुसलसल ऐसे ख्वाबों में डूबा रहता है कि वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होगा, सबसे ब्यूटीफुल होगा, सबसे ब्रिलियंट होगा। ये ग्रैंडियोस फैंटेसीज इतनी सेंट्रल हैं कि इनके बगैर एनपीडी डायग्नोज ही नहीं की जा सकती। ये सिर्फ एम्बिशन नहीं, ये रियलिटी से कटी हुई एक इंटरनल दुनिया है। तीसरी अलामत, believes they are special and unique। वो समझता है कि सिर्फ हाई स्टेटस लोग ही उसे समझ सकते हैं, आम लोग उसके लेवल के नहीं। चौथी अलामत, requires excessive admiration। वो मुसलसल तारीफ चाहता है और अगर ना मिले तो वो बेचैन, गुस्सीला या डिप्रेस्ड हो जाता है। पांचवी अलामत, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट।
वो समझता है कि रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होते, कि उसे ऑटोमेटिकली स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, कि दूसरे उसकी ख्वाहिशात के आगे झुकें। छठी अलामत, इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव। वो अपने मकासद के लिए दूसरों को यूज करता है, बगैर गिल्ट के, बगैर उनकी फीलिंग्स समझे। सातवीं अलामत, लैक्स एम्पैथी। वो दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स को रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ये एनपीडी की सबसे ज्यादा डैमेजिंग अलामत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन यहां एक अहम बात, एम्पैथी का ना होना ये नहीं कि वो कभी किसी का दर्द नहीं समझता, बल्कि ये है कि वो ये तब करता है जब उसका अपना फायदा हो। आठवीं अलामत, ऑफन एनवियस ऑफ अदर्स। वो दूसरों की कामयाबी पर जलता है या समझता है कि दूसरे उससे जेलस हैं। नौवीं अलामत, एरोगेंट हॉटी बिहेवियर्स। एक मुस्तकिल एटीट्यूड कि मैं आपसे बेहतर हूं, आप मेरे काबिल नहीं, मेरा वक्त आपसे ज्यादा वैल्यूबल है। अब इन 9 में से 5 होनी चाहिए। और साथ ये भी जरूरी है, ये बिहेवियर्स सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर कॉन्टेक्स्ट में हो, काम में, घर में, दोस्ती में, और ये उस शख्स के लिए और दूसरों के लिए सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इंपेयरमेंट पैदा करें। यानी एक आदमी जो ऑफिस में कॉन्फिडेंट है लेकिन घर में केयरिंग हस्बैंड है, वो एनपीडी नहीं है। एक आदमी जो आज गुस्से में था और सेल्फिश लगा, वो एनपीडी नहीं है। एनपीडी वो है जब ये पैटर्न हर जगह हो, हमेशा हो और नुकसान पहुंचाए। और इसकी डायग्नोसिस सिर्फ ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कर सकता है। कोई भी ऑनलाइन क्विज नहीं, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं। यहाँ एक बहुत अहम बात, एनपीडी एक चेहरे में नहीं आता। इसकी 2 बड़ी शक्लें हैं, और अगर आप सिर्फ एक को जानते हैं तो दूसरा आपके सामने से गुजर जाएगा। पहली किस्म, ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म। ये वो है जो सब जानते हैं, सबसे ऊंची आवाज, सबसे बोल्ड क्लेम्स, मैं सबसे बेहतर हूं, ओपनली एरोगेंट, दूसरों को पब्लिकली पुट डाउन करना। ये आइडेंटिफाई करना निस्बतन आसान है। दूसरी किस्म, वल्नरेबल या कोवर्ट नार्सिसिज्म। ये वो है जो सोशल मीडिया ने नजरअंदाज किया। वल्नरेबल नार्सिसिज्म के मरीज ग्रैंडियोस की बजाय सेल्फ पिटीइंग और हाइपर सेंसिटिव होते हैं। वो मुसलसल ये फील करते हैं कि दुनिया उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। वो विक्टिम रोल में लेते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट वो शख्स है जो हमेशा खुद को मजलूम दिखाता है, जो हर बात को पर्सनली लेता है, जो आपकी तारीफ करता है ताकि बाद में आप उसकी करें, जो पैसिव अग्रेसिव है, जो कभी डायरेक्टली डिमांड नहीं करता लेकिन हमेशा एक्सपेक्टिंग रहता है। ये लोग अक्सर बहुत सेंसिटिव, बहुत वूंडेड लगते हैं, और यही इनका ट्रैप है। और याद रखें, दोनों किस्म के नार्सिसिस्ट्स रिलेशनशिप्स में तकलीफ देते हैं। दोनों को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। दोनों का इलाज मुमकिन है, मुश्किल जरूर है। अब वो सवाल जो सबसे अहम है, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो वाकई नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखाता है, तो आप क्या करें? पहली बात, डायग्नोज मत करें। आपका काम ये नहीं है कि आप डिसाइड करें कि वो एनपीडी है या नहीं। ये काम ट्रेन्ड प्रोफेशनल का है। आपका काम ये है कि आप डिसाइड करें, क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सेफ है, क्या आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट हो रही हैं, क्या आप इस रिलेशनशिप में ग्रो कर रहे हैं या श्रिंक। दूसरी बात, अपनी बाउंड्रीज मजबूत करें। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के साथ रहना थका देने वाला है, लेकिन बाउंड्रीज आपकी प्रोटेक्शन है। ये ना सोचें कि मैंने बाउंड्रीज क्यों लगाई, ये सोचें कि मेरी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं हो रही, और ये मेरा जवाब है। तीसरी बात, खुद भी थेरेपी लें। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में रहे हैं तो आपको भी हीलिंग की जरूरत है। आपकी सेल्फ वर्थ को डैमेज हुआ है, और ये डैमेज रियल है। चौथी बात, उन्हें छोड़ना या ना छोड़ना आपका फैसला है। साइकोलॉजी आपको ये नहीं बताती कि क्या करें। साइकोलॉजी आपको वो टूल्स देती है जिनसे आप खुद फैसला कर सकें। अगर वो पर्सन आपकी जिंदगी का हिस्सा है और आप साथ रहना चाहते हैं, तो ये समझें कि उनका बिहेवियर ब्रेन बेस्ड है और उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अगर वो हेल्प लेने से इनकारी हैं और आप थक चुके हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज आपने सीखा कि नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम है। हर सेल्फिश इंसान नार्सिसिस्ट नहीं है, और एनपीडी एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जो सिर्फ 1 से 5% लोगों में होती है और सिर्फ ट्रेन्ड प्रोफेशनल डायग्नोस कर सकता है। आपने सीखा कि नार्सिसिस्ट का दिमाग लिटरली मुख्तलिफ है। वो डेलिबरेटली आपको हर्ट नहीं करता, बल्कि उसके दिमाग का वो हिस्सा कम डेवलप हुआ है जो एम्पैथी और सेल्फ रिफ्लेक्शन कंट्रोल करता है। आपने सीखा कि नार्सिसिस्ट खुद से मोहब्बत नहीं करता,
वो अंदर से टूटा हुआ है और ग्रैंडियोसिटी इस टूटेपन को छुपाने का तरीका है। आपने सीखा कि चेंज मुमकिन है, मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है, जब हम हर मुश्किल इंसान को नार्सिसिस्ट कह देते हैं तो हम दो नुकसान करते हैं। पहला, हम असल मरीजों की कंडीशन को ट्रिविलाइज करते हैं। दूसरा, हम बेकसूर लोगों पर एक लेबल लगा देते हैं। साइको रेमेडी का काम यह है कि हम उर्दू बोलने वाले कम्युनिटी को साइकोलॉजी की एक्यूरेट एविडेंस बेस्ड नॉलेज दें, क्योंकि जब आपके पास सही इल्म होगा तो आप सही फैसले करेंगे, अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए और उन लोगों के लिए जो वाकई मदद के मुस्तहिक हैं। इल्म इलाज है और ये इलाज साइको रेमेडी देता है।